वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस एंड फिजिक्स वर्ल्ड की दुनिया में विद केवी सर। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 9th का चैप्टर 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसके बैक एक्सरसाइज के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे जी। 7वें क्वेश्चन में मैंने ये बताया था जो मेरे पास बुक है NCERT की, उसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं जी। कई बुक्स में 3 है, कई बुक्स में 3 हैं। तो थर्ड में जो पूछा गया था कि वैगन 1 पे 2 का कितना फोर्स है, थोड़ा सा बताते हैं रिमाइंड। 5 डिब्बों की ट्रेन थी ना, 3, 4 और 5। ओके, तो ये वैगन 1 है जी। इस पे 2 का कितना फोर्स है, तो इसके पीछे जितने भी रह गए हैं, कितने रह गए हैं 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का मास कितना था 2000, तो टोटल 8000 हो जाएगा जी। और जितना भी आपका एक्सेलरेशन आया है, जितना भी आपका एक्सेलरेशन आया था उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले वीडियो में ए निकाला था ना, उससे गुणा कर दीजिए, वो फोर्स आ जाएगा ऑन वैगन 1 बाय सेकेंड। ओके, तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। देखिए NCERT की अलग अलग बुक्स में क्वेश्चंस भी कई बार अलग अलग मिलते हैं, स्टेटमेंट भी अलग अलग मिलती है। तो जिसके पास जो बुक है वो उसी को कर लेगा। अदरवाइज कोई सा अलग क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डालें ज़रूर, सर ये क्वेश्चन बताएं मेरे को, तो सर्च करके बताना पड़ेगा। मेरे पास जो बुक है मैं उसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गिवन है। An automobile vehicle has mass of 15,000 किलोग्राम, सॉरी 1500 किलोग्राम। तो मास गिवन तो यहीं पर लिख देंगे सीधा ही, मास ऑफ ऑटोमोबाइल दैट इज इक्वल टू 1500 kg। नेक्स्ट है what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका नाम रिटार्डेशन भी है जी। क्या है रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन ये a होता है, ये मान लीजिए m है आपका। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, माइनस आ जाएगा तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है तो सेकंड लॉ बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो F हो जाएगा दैट इज इक्वल टू m ए। F क्या हो जाएगा m इंटू में a, तो F क्या हो गया जी m मल्टीप्लाई बाय a माइनस दिस, गुणा करेंगे 0, 7 85 हो गया, और 17 में 17 और 8 25, डेसिमल 1 के बाद है तो ये आंसर आ जाएगा -2550 न्यूटन। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, जो फोर्स है ना जी, कौन सा फोर्स होगा रोड और टायर के बीच, फ्रिक्शन फोर्स, वो अपोजिट होता है। तो हेंस लिख देंगे द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, hence the force between vehicle and the road is 2550 न्यूटन। 2550 न्यूटन ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि व्हीकल और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होता तो नेगेटिव साइन आया है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 2550। सिंपल सर सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th देखेंगे। What is the momentum of an object of mass m moving with velocity v? तो बिल्कुल सीधा ये ऑप्शन टाइप है फार्मूला। तो मोमेंटम p दैट इज इक्वल टू होता है m इंटू में v, मास इंटू में वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। सिंपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था,
जिस ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, उसका मोमेंटम कितना होगा, p m इंटू में v। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, फिर उसके अंदर क्या क्या गिवन है वो लिखते चले जाएं। आफ्टर दैट फार्मूला क्या लगेगा, की पॉइंट क्या है इसके अंदर, वो आइडेंटिफाई अगर आपको करना आ गया है। किस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है ये, सेकंड लॉ पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ का है भाई, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर है, ये गैदरिंग करना सीखे आप फिजिक्स के अंदर। दैट्स ऑल, रेस्ट थिंग्स आर सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. At a constant velocity, so what is the frictional force that will be exerted on the cabinet? We intend to move across a floor. wooden cabinet है मान लीजिए, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये फ्लोर ग्राउंड है आपका, ठीक है, फ्लोर फर्श है मान लीजिए, ठीक है, पॉलिश तो ना करें, सीधा ही सरफेस दिखा दें बस। इस पे एक वुडन कैबिनेट है, वुडन कैबिनेट का मतलब लकड़िया कोई गुटका वगैरह मान लीजिए, इस टाइप से, ठीक है। तो उसने पूछा है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स का कितने का यूज करके, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम इंटेंड का मतलब प्रयास कर रहे हैं इसको मोशन में लाने का, across the floor constant velocity, what is the friction force that will be exerted on the cabinet? constant velocity है, अब velocity क्या है, constant, ध्यान रखें, अब दिशा भी नहीं बदल रहे हैं, तो velocity constant का मतलब acceleration क्या, 0, acceleration क्या हो जाएगा, 0। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, तो जितना इधर होगा फोर्स, कितना लगाया 200 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड होगा यहाँ पर, कितने का होगा, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, आल्सो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। ध्यान रखें, अगर किसी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा होता तब इक्वल नहीं होगा, तब ये फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 2000 न्यूटन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th रीड करें, क्या है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पे बेस्ड है, कुछ एग्जांपल भी किए थे। क्वेश्चन 10th में देखें क्या क्या आ गया है, सॉरी 11th है जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11th में देखिए क्या गया है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है जी, ये ध्यान दें, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, वो स्टिक हो जाते हैं कोलिजन करने के बाद, टकराए, ये मान के चलने से एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, डूम डिशूम हो जाते हैं ना जी, कोलिजन हो गया जी, कोलिजन हो गया, तो टकराने के बाद जो उसने सिचुएशन दी है उसके अनुसार दोनों ऑब्जेक्ट हैं चिपक गए हैं आपस में, क्या हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट चिपकने के बाद जब वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखें इसका आंसर, क्वेश्चन 11th है, एक ऑब्जेक्ट मान लिया आपने ए, क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए इस दिशा में चल रहा है, ऑब्जेक्ट बी इधर है, ये इस दिशा में, क्वेश्चन के अनुसार यही तो है जी, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मास है, मान लीजिए इसका मास m1 है, कितना है 2.5 दिया हुआ शायद 1.5 है जी, 1.5 किलोग्राम इसका मास है, और इसका मान लीजिए m2 है, ये भी कितना है 1.5 किलोग्राम। ओके, 1.5 किलोग्राम, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास चलते हैं अगेन, ऐसे ऐसे बताया था, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, ऐसा होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी लेंगे हम वो -2.5 मीटर पर सेकेंड होगी जी, ये ध्यान दें, यही यहाँ पर जो क्लू है मेजर, इस साइड जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी वेलोसिटी -2.5 मीटर पर सेकेंड होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी
2.5 मीटर किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें इस साइड क्या है प्लस एक्स एक्सिस, इस साइड क्या है माइनस एक्स एक्सिस, मास ये, इसका मास ये u1 u2। ओके, तो बस लिख देंगे सॉल्यूशन में क्या, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम नहीं दिए हुए हैं ना, हमने मान्य है एक ऑब्जेक्ट ए है, तो इसका मास मान लिया m1 कितना है 1.5 kg, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितना माना m2, ये भी कितना गिवन है 1.5 kg, कितना गिवन है 1.5 kg। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2.5, ये मान लीजिए u1 मान लो, पहले सिंबल लिख लिया इसके लिए u1, ये है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड है जी। उसके बाद लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ये मान लिया आपने u2, इस साइड है तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब स्टिक हो गए हैं, अब ये पहली सिचुएशन थी, अब कोलिजन कर गए हैं, वो स्टिक हो गए हैं ऐसे ऐसे, m1 ये m2, या ऑब्जेक्ट ए और बी लिख लो इसको यहाँ पर। ओके, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था, दोनों स्टिक हो गए, चिपक गए आपस में, तो कंबाइंड की वेलोसिटी बतानी है, ये v है इस साइड, तो मान लेंगे हम, यहां तक लिख लिया जी, क्या मान लिया है कि v वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, किसके साथ v वेलोसिटी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा इसके अंदर, क्या लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब लिख देंगे यहां पर क्या, लेट v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी किसकी, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन, v इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, किसकी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, क्या है v वेलोसिटी, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जी, ये लिख लिया आप। अब लिख देंगे क्या, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये मान लीजिए पी से लिख रहे हैं हम, पी क्या होगा जी m1 u1 प्लस m2 u2, क्या होगा बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज इनिशियल मोमेंटम पूरे दोनों ऑब्जेक्ट का, सिस्टम का, दैट इज m1 1.5 u1 2.5 प्लस 1.5 2.5, both are identical, sorry u2 is minus, keep in mind there is minus 2.5, both are identical, एक प्लस का है एक माइनस का है, जीरो, नेट क्या आएगा जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो, क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब फाइनल मोमेंटम, यह समझ में आ गया होगा, आसान है। अब v वेलोसिटी मान्य हुई है आपने और कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो गया है, तो फाइनल मोमेंटम लिख देंगे pf, मास कितना हो गया अब m1 प्लस m2, और फाइनल v क्या होगी है वेलोसिटी v, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम pf, इनिशियल मोमेंटम pi, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इनिशियल pf क्या है m1 प्लस m2 कितना बनेगा 1.5 प्लस 1.5 इंटू में v, और इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, तो ये बन जाएगा ऐड होकर के 3v इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 0। तो हेंस द कंबाइंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्या होगी 0, रेस्ट में आ जाएंगे, चिपक के वहीं पर रह जाएंगे। ओके, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ओके, टाइम देख लेते हैं जी, थोड़ा सा डरना नहीं है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी। आया बच्चों समझ में? तो जब आप
प्रॉब्लम्स को ऐसे विजुअलाइज करने लग जाएंगे फिजिक्स में, क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, क्या सर ने क्ल्यू बताए थे, रेस्ट में है U0, फाइनल ब्रेक लगेंगे V, इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम बहुत आसान होगी। 8th मोशन वाले चैप्टर में ही बता दिए ना ये क्ल्यू, ये सारे में चलेंगे अभी तक आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी। क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन 12th। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी? पहले ये बताओ मेरे को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था? एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। ये बात समझ में आई? उसके अनुसार इसने बोला है व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमने लगाया है उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट ने हम पर लगाया है, इक्वल और अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, एक ट्रक पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, प्लेस्ड अलोंग द रोड साइड, प्लेस्ड पार्क्ड किया गया है रोड साइड पर, it will probably not move. A student justify this by answering that two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हाईवे है जी, क्या है ये? हाईवे NH1 मान लो, नेशनल हाईवे नंबर 1, सिरसा सूरी मार्ग जिसको बोलते हैं। ओके, अब इसके साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक पार्क हो रहा है, क्या पार्क है? ट्रक पार्क हो रहा है, रोड साइड में ट्रक पार्क हो रहा है। तो एक बच्चा लिटिल सिंघम आ गया, मान लो। कौन आ गया? लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम ने क्या मारा? पंजा अटैक। ये रोड साइड पे यहाँ पर ट्रक पार्क, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पार्कड किया गया है जी, यहाँ पे पार्कड। तो इस बच्चे ने क्या किया? इसको फोर्स लगाया, ट्रक को क्या लगाया? फोर्स। ये हवा में नहीं है जी, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या स्टेटमेंट कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं इक्वल और अपोजिट हैं जी, ठीक है। तो उसने क्या बताया है कि जो इस बच्चे ने ट्रक पे फोर्स लगाया, इस साइड फोर्स लगाया है बच्चे ने ट्रक के ऊपर, ठीक है। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स इधर लगाया किसने? ट्रक ने। ये किसने लगाया? मान लिया ट्रक वाला फोर्स। ये है ट्रक वाला फोर्स, ट्रक वाला फोर्स। ये है बच्चे वाला फोर्स। ये किसका है? बच्चे वाला फोर्स। ये है सिचुएशन, ट्रक वाला फोर्स, बच्चे वाला फोर्स। ओके। उसके बाद उसने पूछा कि जितना फोर्स बच्चे ने लगाया ट्रक ने भी उतना ही लगाया, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स है ना जी, एक इतना, दोनों बराबर बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो कैंसिल कर गए हैं आपस में। क्या कर गए हैं? कैंसिल कर गए हैं। तो इसीलिए ट्रक मूव नहीं करेगा, इसीलिए ट्रक मूव नहीं करेगा। तो इस लॉजिक में कमेंट करना क्या बच्चा ठीक बोल रहा है या नहीं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है। देखिए पहली तो बात, यहाँ पर थर्ड लॉ तो है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब ये बात बताई थी मैंने कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो इक्वल ये जो फोर्स हैं, ये और ये जरूरी नहीं है दोनों सेम बॉडीज में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें। समझ में नहीं आ रही बात क्या? ये जो वाला फोर्स है, ये वाला कौन सा है? बच्चे वाला फोर्स। ये ट्रक पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? ट्रक पे। किस पे काम कर रहा है? ये ट्रक पे। और ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, मास वेरी लार्ज। जो इस साइड वाला फोर्स है, इस साइड वाला, ये किस पे काम कर रहा है? बच्चे पर। बच्चा क्या है? लेस मास, हल्का है जी। सुन में यार, चाहे थोड़ा सा भारी भी हो, लेकिन ट्रक से तो बहुत बहुत कम मास का होगा ना।
इसीलिए ट्रक मूव नहीं कर पा रहा है बच्चे, इसीलिए ट्रक मूव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना, एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन तो होते हैं, लेकिन वो जिन ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं जरूरी नहीं है उनमें सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। ये यहाँ पर क्लू है जी, क्योंकि वो दोनों फोर्स डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। जो इस साइड वाला फोर्स है वो ट्रक पे लगाया गया है, ट्रक पे लगाया गया है, और जो बैक वाला फोर्स है वो ट्रक ने बच्चे पर लगाया है, ट्रक ने बच्चे पर लगाया है। क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन ही नहीं प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने का मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा। उल्टा ज्यादा जोर से लगाएगा तो बच्चे पर लग रहा है, और बच्चे का मास बहुत कम है जी, बच्चे का मास बहुत कम है। इसीलिए ट्रक द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो बच्चे में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो बच्चे ने ट्रक पर फोर्स लगाया है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ध्यान दे बात, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक बात है, लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं ये जरूरी नहीं है दोनों सेम स्पीड से या सेम एक्सेलरेशन से मूव करें, क्योंकि दोनों जो फोर्स हैं वो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं जी। ये वाला फोर्स ट्रक पे लग रहा है तो ट्रक में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रक को मूव करने के लिए और ज्यादा फोर्स चाहिए। बच्चे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा उसको मूव करवाने के लिए। तो बच्चे ने जो लॉजिक लगाया है वो गलत है, कैंसिल होने की वजह से नहीं चल पा रहा है कि कैंसिल हो गए इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया। नो, जो बच्चे द्वारा लगाया गया फोर्स है वो हैवी मास के ट्रक पर लग रहा है, ट्रक का मास है जो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ट्रक मूव नहीं कर पा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। ओके, तो ये लॉजिक इसमें है। तो मेन एक बार और बता रहा हूं मैं बात कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं वो जिन दो ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं जरूरी नहीं है दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, क्योंकि उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। ट्रक का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द चाइल्ड या स्टूडेंट जो भी है, इसीलिए ट्रक मूव नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गए हैं जी हमारे क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन हो गए जी। कितने हो गए हैं? 12 क्वेश्चन। तो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।